राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए हैं उन्हें सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने किया है वो भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो सभी दे दें जिससे चैनल वायरल हो और मुझे थोड़ी सी खुशी भी मिले। सो लेट्स स्टार्ट इट। अमेरा स्माइली को प्यार से शांत कर रही थी। रात के 8 बज गए थे। डिनर का वक्त हो गया था। अमायरा का रूम। स्माइली खुश होकर बेड पर उछल रही थी। उसके नाइट ड्रेस पहनी थी। अमायरा वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसने अपने बालों को बैंड से बांधा और स्माइली के कपड़ों को जो बेड पर रखे थे उसे उठाकर फोल्ड करने लगी। अमायरा ने ही नाइट ड्रेस पहनी थी। स्माइली और अमायरा की ड्रेस बिल्कुल सेम थी। अमायरा ने जैसे स्माइली के स्कर्ट को फोल्ड किया, अचानक उसे उसके पॉकेट में कुछ मिला। वह उसके पॉकेट में हाथ डालकर देखती है तो उसे एक लेटर मिला। अमायरा कंफ्यूज थी उस लेटर को देखकर। वह स्माइली के स्कर्ट को रखकर मुस्कुराते हुए बोली, बेबी ये तुमने किसको लेटर रखा है? इतना कहकर वो उसे खोलने लगी। वह स्माइली को खुश होकर उछल रही थी। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह जल्दी से उछलते हुए अमायरा के पास गई और उसके हाथ में वह लेटर लेकर मुंह बनाकर बोली, कूल मम्मा भूख लगी है। अमायरा उस लेटर को ध्यान नहीं देती और स्माइली के माथे पर किस करके टोटी आवाज़ में बोली, तो मेरी बेबी को भूख लगी है, चलो पहले खाना खाते हैं, फिर दवाई भी तो खानी है। तो स्माइली को याद गोद में उठा लेती है। दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। वह लेटर जमीन पर पड़ा था। रूम की विंडो खुली हुई थी जिससे हवा अंदर आ रही थी। वह लेटर उड़ते हुए इधर उधर पूरे रूम में घूम रहा था। अमेरा स्माइली को लेकर नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर मिस्टर एंड मिसेस रायचंद पहले से ही बैठे हुए थे। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उसके कारण अमायरा रायचंद से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और स्माइली को बगल वाली चेयर पर बिठा दिया। मिस्टर रायचंद गौर से अमायरा को देखने लगते हैं जिसके चेहरे पे अजीब से भाव थे। वहाँ पर ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। मिसेस रायचंद अमायरा को प्लेट में खाना रखती हैं। तभी मिस्टर रायचंद अपने गले को साफ करते हुए अमायरा से सवाल करते हैं, तुम्हारा वह छोटा पति कहाँ गया? उसने इतनी आसानी से तुम्हें आने कैसे दिया? ऐसे तो वह तुम्हें रुकने भी नहीं देता। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें 2 मिनट बात भी कर लूँ तो जलन से उसका चेहरा काला पड़ जाता है। मुझे तो लगा था वह तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा, इसलिए काफ़ी वक्त से मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। ये सब कहते वक्त उसकी आवाज़ में एक ताना भी था। अमायरा हैरान थी मगर फिर भी वह कुछ नहीं बोली क्योंकि मिस्टर रायचंद की बात सच थी। अगर उसकी और तंश की लड़ाई ना हुई होती तो जरूर तंश अब तक उसके पीछे आ चुका होता। उसे जैसे ही हॉस्पिटल वाली बात याद आती है वो फिर से गुस्सा हो जाती है। मिसेस रायचंद अमायरा के एक्सप्रेशन देखते हुए मिस्टर रायचंद को आंखें दिखाते हुए बोली, आप भी क्या कह रहे हैं? खाने के वक्त ऐसी बातें कौन करता है भला? और आपने ही दामाद की बुराई कौन करता है? आप वह अम्मू पर ध्यान नहीं देते तो आप कहते हैं कैसा दामाद मिला है जिसे अपनी आपकी बेटी की चिंता भी नहीं है, और अब जब अम्मू पर ध्यान देता है तो आप उसे चोरों का गुलाम समझती हैं। मिस्टर रायचंद को याद आया कि पिछले बार तंश ने उसके साथ क्या किया था तो वह मुंह बनाते हुए बोले, ऐसा दामाद भगवान किसी को भी ना दे जो अपने ही ससुर से बदला ले। पिछली बार देखा नहीं था मेरी तुम्हारी शादी कराने के लिए कैसे उसने औरतों को घर के बाहर इकट्ठा कर दिया था। जल्दबाज चालबाज कहीं का। चालाकी तो उसके खून में है, ऐसा शैतान बनता है लेकिन अम्मू के सामने कितना मासूम बन जाता है। अच्छा हुआ वह यहाँ से नहीं आया यहाँ पर। अमायरा घूर के अपने डैडी को देख रही थी। फिर स्माइली को डिनर कराने लगी। अचानक मिसेस और रायचंद मुस्कुराते और अमायरा और स्माइली की तरफ देखती हैं तो उसकी मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई। वह कभी स्माइली को देखती तो कभी अमायरा को। दोनों इस वक्त पानी पी रही थी। मिसेस रायचंद मिस्टर रायचंद को उनकी तरफ देखकर इशारा करती है तो मिस्टर रायचंद भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं और वो गौर से दोनों लड़कियों को देख रहे थे। मिसेस रायचंद हैरानी से मिस्टर रायचंद के कान में कहती हैं, आपको नहीं लगता इन दोनों के कुछ तो है जो एक जैसे हैं? शायद इस वक्त दोनों के खाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है और उनकी आंखें भी। मिस्टर रायचंद भी यही लगा पर वह इस बात को दिमाग से झटकते हुए बोले, तो तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी की कम उम्र में ही एक बेटी ने जन्म दे दिया? तुम भी ना। इस दुनिया में कई सारे लोग हैं
जिनकी आंखें एक जैसी दिखती हैं और हरकतें भी एक जैसी होती हैं। भूलो मत, स्माइली हर्षवर्धन की बेटी है और अम्मू उसके छोटे भाई की बीवी है। हमारी ऐसी सोच दोनों भाइयों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकती है। मिसेस रायचंद को भी यही सही लगा, पर वह चाहकर भी अपने शक को दूर नहीं कर पा रही थी। अमायरा और स्माइली डिनर के बाद रूम में वापस आ गए। स्माइली बेड पर कूदते हुए पूरे बेड को इधर उधर घूमकर एक्साइटेड होकर बोली, कूल मम्मा, स्टोली चुनानी है। अमायरा ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। उसका ध्यान तो इस वक्त अपने फ़ोन पर था, क्योंकि वह उम्मीद कर रही थी कि तंश उसे कॉल करेगा। डाइनिंग टेबल पर भी उसके दिमाग में तंश चल रहा था कि शायद वो उससे मिलने आएगा या फिर उसे कॉल करेगा। अमायरा उदास होकर अपने फ़ोन को चेक करती है। उसमें तंश के कोई मैसेज नहीं था। अमायरा के दिल में एक चुभन हुई। उसके साथ ही उस पर दोबारा गुस्सा हो गई। वह फ़ोन को बेड पर फेंकते मन में बोली, खड़ूस कहीं का, एक मैसेज तक नहीं किया मुझे। पता नहीं उसके अंदर कितना ईगो भरा पड़ा है। मुझे इतना डांटा, वह भी बेवजह, और माफ़ी तक नहीं मांगी। मैं भी तब तक नहीं जाऊंगी, बात भी नहीं करूंगी जब तक वह माफ़ी नहीं मांग लेता। वो मुंह बनाते हुए स्माइली के बगल में लेट गई तो स्माइली उसके ऊपर आकर लेट गई। स्माइली खुश होकर बोली, आज हम अकेले पूरे बेड पर पल छोएंगे, हमें कोई परेशान नहीं करेगा, डैडी भी नहीं। वो तंश के दुखी चेहरे को इमेजिन करके बहुत खुश थी। हमारा उसकी बात सुनकर उसे गले लगा लेती है और वह हर्ष और तनिष की बातों के बारे में सोच रही थी कि धीरे धीरे स्माइली के बालों को सहलाते हुए उसे कुछ बता रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर ही स्माइली की आंखें भारी होने लगीं और धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। मगर अमायरा की आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही वह हर्ष के कड़वे शब्दों को याद करती, गुस्से से उसकी मुट्ठी बंध जाती। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी जिसे वह छिपा लेती है। वो स्माइली के माथे पर किस करके बोली, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। सब सही कहते हैं, जिंदल खानदान के सारे मर्द हार्टलेस होते हैं। मुझे किसी की भी शक्ल नहीं देखनी। यह कहते हुए वह ब्लैंकेट को अपने और स्माइली के ऊपर डालकर आंखें बंद कर लेती है। वही श्रद्धा इस वक्त मनीषा के साथ जिंदल विला में रुकी हुई थी। वह इस वक्त एक नाइटी में थी। वह मिरर के सामने खड़ी होकर खुद की खूबसूरती को निहारते हुए मुस्कुराकर बोली, मेरी जैसी खूबसूरत हसीना को देखकर कोई भी अपना दिल दे बैठे, लेकिन जिंदल खानदान के जितने भी बेटों से मैं मिल चुकी हूँ, किसी ने भी नज़र उठाकर मुझे एक बार नहीं देखा। ना उस हर्ष ने देखा, ना उस तनिष ने देखा, और ना ही तंश ने देखा। इतना कहते ही वह एक पल के लिए चुप हो गई। उसके बाद उस अपने चेहरे को हल्का सा मेकअप लगाते हुए अदा के साथ आगे बोली, वैसे अभी तक मैं जय से नहीं मिली हूँ। क्या पता वह बाकी सबसे अलग हो और वह मुझे देखते ही मेरी खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठे। एक बार मुझे उससे भी मिलना चाहिए। मुझे केवल तंश के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इतना कहते हुए अपने बालों को कान के पीछे करते हुए मुस्कुराकर रूम से बाहर निकल गई। वह उधर उधर देख रही थी, तभी उसकी नज़र तंश के रूम पर पड़ी। वह क्यूरियस होकर बोली, मनीषा आंटी ने कहा था कि ये तंश का रूम है। आखिर उस रूम में क्या है जो अमायना में क्या है जो मुझ में नहीं है। यह कहते हुए धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जब उसने देखा रूम बाहर से लॉक है तो उसका मुंह बन गया। ठीक उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। श्रद्धा स्क्रीन पर देखती है उसका चेहरा सीरियस हो जाया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो उसी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर श्रद्धा मुस्कुरा कर बोली, उन चारों भाइयों पर नज़र रखो। वह कब कहाँ जाते हैं, मुझे सब कुछ जाना है। और मैंने सुना है जिंदल खानदान का छोटा बेटा कुछ ज़्यादा ही चालाक है। उसके मासूम चेहरे पे मत जाना। कोशिश करना कि वह अपनी बीवी से ना मिल पाए। मैं चाहती हूँ उसकी गलतफहमी और भी ज़्यादा बढ़े और वह दोनों लड़े। इसी में मेरा फ़ायदा है। अगर वह ज़्यादा इधर उधर आने की कोशिश करे जाने की, तो तुम अपने पैर की खातिरदारी कर सकते हो। तो तुम उसके पैर की खातिरदारी कर सकते हो, क्योंकि वही उसकी कमज़ोरी है। अगर वह कुछ वक्त के लिए हॉस्पिटल में रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ देर तक वह ऐसे ही बातें करती रही और फिर कॉल कट कर देती है। श्रद्धा तंश के रूम की तरफ देखती है।
वह दरवाजे पर हाथ फेरते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराकर बोली, मैं कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ जो एक के पीछे भागूं, क्योंकि ज़िंदगी का एक ही वसूल है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कहकर वो मुस्कुराई। वहीं मनीषा अपने रूम में ही थी। वह अपने मोबाइल में एक फ़ोटो को देख रही थी। उसकी आंखों में हर कोने में आंसू थे। मनीषा जैसी पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू थे, यह बहुत बड़ी बात थी। वे अपने आंसू को साफ करते हुए एक्सप्रेशन लेस भाव से बोली, तुम्हारी बेवफाई और इन जिंदल खानदान के कारण मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है उसे भूल नहीं सकती। तुम सबको मैं ये एहसास करवाऊंगी कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहते हुए गुस्से से फ़ोन को फेंक देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लग रहा था कि मनीषा को पास्ट बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, जिसे याद करते उसकी आंखों में सिर्फ नफरत भरने लगी थी। वह वहीं सभी भाई हर्ष के साथ उसके आर्मी फ्लैट में थे, सिवाय जय के। हर्ष के साथ में एक वाइन का ग्लास था। वह एक घूंट भरते हुए सामने बैठे तनिष्क को देख रहा था, जो तैयार हो रहा था। फिर वह तनिष्क को देखता है, जो बेड पर बैठा अपने मोबाइल में गेम खेलते हुए अपने दोनों भाइयों को देख रहा था। हर्ष थोड़ा ठंडा स्वभाव का जरूर था, मगर जब सभी भाई साथ होते तो सभी मजाक मस्ती करते थे। हर्ष हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या होगा अगर स्माइली ने अमायरा को कुछ ना बताया हो तो? और तुम इतना सच धज के क्यों जा रहे हो? ऐसे लग रहा है डेट पर जा रहे हो। क्या होगा अगर दुश्मन रास्ते में तुम पर हमला कर दे? तनिष्क जो बेड पर बैठा था, वे एक पिल्लो उठाकर हर्ष के मुंह पर फेंकते हुए हंसकर बोला, बिग ब्रदर बेचारा कितना तकलीफ में है। अपनी बीवी नाराज़ होकर मायके चली गई उसकी, और वह चाहकर भी उसके पीछे न जा नहीं पा रहा, क्योंकि उस पर नज़र रखने के साथ साथ उसके फ़ोन को भी हैक किया गया है। अब ऐसे जाएगा तो हमारा गुस्सा तो करेगी ही, इसलिए सच धज कर जा रहा है। थोड़ा दिल के जज्बातों को समझिए। वैसे भी अमायरा को हैंडसम लड़के बहुत पसंद है। हो सकता है इसके इतने सजने धजने से वह कम गुस्सा हो। दोनों ही एक दूसरे को देखकर तंश का मजाक उड़ा रहे थे और हंसने लगे। तभी तभी तंश वहीं पर, जो अपने बालों को सेट कर रहा था, गुस्से में दोनों को देखते हुए बोला, शराब। हर्ष शराब की बोतल को उठाते हुए बोला, वैसे लिटिल ब्रदर, अगर तुम्हारा दिल टूट जाए तो अमायरा तुम्हें थोड़ा मार पीट तो दे तो तुम हमारे पास आ सकते हो। हम तुम्हें रात को अच्छी कंपनी देंगे और साथ में शराब पियेंगे और एंजॉय भी करेंगे। वो आंख मार देता है। तनिष्क गुस्से से ड्रेसिंग टेबल के पास रखी परफ्यूम की बोतल को उठाकर तनिष्क के ऊपर फेंक देता है और ग्लास को उठाकर हर्ष के ऊपर फेंकता है। दोनों ही बच जाते हैं। तो तंश अपने शर्ट के बटन खोलते हुए गुस्से से बोला, आइए आप सबको मैं एंजॉय कराता हूँ। हर्ष को उस पर हंसी आ गई। वो हंसी रोक कर बोला, लो तुम्हें गे समझेंगे, सोच लो। तंश गुस्से में निकल जाता है वहीं, पर वह सामने से नहीं गया था। वह छिप कर गया था ताकि कोई उसे देख ना पाए। उसके जाने के बाद तनिष्क कंफ्यूज होकर सवाल करता है, बिग ब्रदर आपको क्या लगता है स्माइली ने बताया होगा? हर्ष पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, मैं जहाँ तक उसे जानता हूँ वह अमायरा को कुछ नहीं बताएगी। फिर दोनों उसकी हालत पर हंसने लगे। तंश रात के 11 बजे रायचंद विला के पीछे वाले रास्ते पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा। उसने डेनिम जीन्स और ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी, जिसके 2 बटन आगे से खुले थे। उसने बालों को बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था और शेविंग भी की थी, ताकि अमायरा को थोड़ा हैंडसम बनकर पिघला सके। रात को ठंडी हवाएं भी चल रही थी, मगर धीरे धीरे हवाएं तेज होती गईं। अमायरा को काले बादल छा रहे थे। तर्श एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर अमायरा का इंतजार कर रहा था। वह बार बार अपनी टॉर्च से टाइम देख रहा था, मगर अमायरा का कोई नामो निशान भी नहीं था। तर्श अपनी गहरी आंखों से चारों तरफ देखता है। हर तरफ सुनसान एरिया था, नजर आ रहा था। हर तरफ घने पेड़ लगे थे, पूरे जंगली इलाका था। चांद की रोशनी में थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। तंश हर चीज़ देख पा रहा था। उसके सेंसेस काफ़ी तेज थे, इसलिए काफ़ी दूर से कुछ पैरों की आवाज़ आ रही थी, जो तंश अच्छे से सुन पा रहा था।
उसके सभी सेंस अलर्ट हो जाते हैं, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमायरा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह स्माइली को माथे पर किस करके बिस्तर से अलग बगल पिल्लो लगा देती है और फिर गार्डन में आ जाती है। वह गार्डन में टहलते हुए ठंडी हवा को अपनी आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। वहीं एक लेटर उड़ते हुए गार्डन में एक कोने में पड़ा था। हवाएं थोड़ी तेज चल रही थी। वह लेटर इधर उधर उड़ते हुए घूम रहा था। अमायरा धीरे से अपनी आंखें खोलकर चांद को देख रही थी। वह लेटर हवा के कारण उड़ते हुए उसके काफी करीब पहुंच चुका था। दूसरी तरफ तंश दोबारा समय देखता है। आधे घंटा बीत चुका है और अब तंश को कई आंखें देख रही थी। तंश यह चीज़ महसूस कर पा रहा था और यह भी महसूस कर पा रहा था कि वह शायद चारों तरफ से घिर चुका है। वह अपनी गहरी आंखों को लेफ्ट साइड करता है। उसे अपनी तरफ कुछ उड़ता हुआ महसूस हुआ। वह एकदम से उस जगह से हट जाता है तो एक छोटी सी सुई जैसी कोई पेड़ में जा लगी। तंश ने दोबारा आसपास देखा। कोई भी दुश्मन नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो सब छिपे हुए हैं। वह अगले ही और उसने अगले हाथ फिर वह अपने गले में हाथ फेरते हुए हल्का सा अपनी गर्दन को टेढ़ा करता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर दूसरे साइड चल जाता है। तभी एक परछाई एक पेड़ से बाहर निकली और वह उस जगह पर आ गई जहाँ पर तंश खड़ा था। वह पेड़ के चारों तरफ देखते हुए खुद से बोला, अभी तो ये यहाँ पर था, अचानक कहाँ चला गया। उसने इतना कहा ही था कि तभी तंश पेड़ के नीचे उतरा और उसके गले को काट दिया। तंश के हाथ में जो खंजर था उसमें खून बह रहा था। तंश की आंखें अब खून की प्यासी लग रही थीं। वह उस आदमी के गिरते नहीं देता, बल्कि आराम से जमीन पर रखकर दोबारा गायब हो जाता है। तंश आर्मी में रह चुका था। उसे छिपना और दुश्मनों पर वार करना अच्छे से आता था। वो स्पेशल फोर्स के टॉप ऑफिसर था। तभी एक परछाई जो पेड़ के पीछे छिपी थी, उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, इसे जान से नहीं मारना है, हमें बस इसके पैर को घायल करना है। याद रहे, ज़्यादा फोर्स मत लगाना, क्योंकि इसका एक पैर पहले से ही घायल है जो पूरी तरह से सही नहीं हुआ है। हमें उसके पैर पर वार करना है और इसे कमज़ोर बनाना है। अगर यह अपाहिज हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इतना कहते ही वह अपनी गन को निकालता है। वहीं अमायरा चांद को देख रही थी। तभी कुछ उड़ते हुए अपने चेहरे के पास आया और इरिटेट होकर बोली, अब यह क्या है। इतना कहते हुए उसे फेंक देती है, मगर दोबारा वह उस चीज़ को उसके चेहरे पे आ लगी। इस बार अमायरा इरिटेट होकर उसे फेंकने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र उस लेटर पर पड़ी। वह चौंक कर बोली, यह तो वही लेटर है जो मुझे स्माइली की ड्रेस में मिला था। इतना कहकर वह कन्फ्यूज होकर उस लेटर को देखने लगी। अंश अंधेरे का फायदा उठाकर छिप चुका था और जिन लोगों ने उसे घेरा था वो पेड़ के पीछे से निकलकर आसपास तंश को ढूंढने लगे। उन सभी के काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे को ढका हुआ था। उसके कपड़ों पर एक अजीब सा बेचैन बैच बना हुआ था। उन सभी के मास्क पर भी एक अजीब सा बैच बना हुआ था। सभी के हाथ में राइफल थी और कुछ लोगों के हाथ में एक खंजर भी था। वो आसपास तंश को ढूंढ रहे थे। उनका लीडर, उनके हाथ में एक अजीब सी राइफल थी। वह आसपास अपनी कोल्ड नज़रों से देखते हुए अपने साथियों से बोला, ढूंढो उसे, वह यहीं कहीं होगा। याद रखना, हमें उसे जान से नहीं मारना है, हमें बस उसके घायल पैर पर वार करना है। उसका घायल पैर और भी ज़्यादा घायल हो जाना चाहिए। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन तंश के कान बहुत तेज थे। उसने सुन लिया कि लीडर ने क्या कहा है। उसकी आंखें और भी ज़्यादा गहरी और डरावनी होती चली गईं। उसकी काली आंखें इस वक्त चमक रही थीं। उसकी आंखों को देखकर ऐसे लग रहा था कि कोई घायल शेर युद्ध के लिए तैयार हो। तंश ने आसपास एक अजीब सा ऑरा फैला गया, पर एक सवाल उसके मन में था कि ये लोग उसे मारने की बजाय उसके घायल पैर और को ज़्यादा क्यों घायल करना चाहते हैं। पर उसने जल्द ही उस सवाल को दबा दिया और देखने लगा कि कितने लोग हैं और किस पोजीशन पर खड़े हैं। तंश के होठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वह धीमे से मुस्कुराते हुए सरकास्टिक टोन में बोला, ओह इंटरेस्टिंग। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि कोई भी इस वक्त उस पर दिल हार बैठता। लीडर अपने कुछ आदमियों को सीधा भेज देता है और कुछ लेफ्ट और कुछ राइट,
लीडर की आंखों में अजीब सी चमक थी। वह आसपास तंश को देखते हुए अलर्ट हुए। वहीं तंश जिस पेड़ पर चढ़ा था उसके पास दो आदमी थे। वो आदमी इधर उधर देख रहे थे। यह देखकर तंश के होठों पर डेंजरस मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने बूट में छुपाए खंजर को निकाला और पेड़ से थोड़ा सा नीचे उतरते हुए एकदम से उस खंजर को एक आदमी के गले पर रखकर काट दिया और उसने उसके मुंह को ढक दिया ताकि शोर न मचे। फिर पेड़ से सटा गया और वह आदमी निढाल होकर वहीं गिर गया, पर कोई भी आवाज़ नहीं हुई। ऐसे ही तंश ने दूसरे आदमी के साथ भी किया। उसके बाद दोबारा छिप गया। आसपास की आवाज़ें धीरे धीरे चल रही थीं, जो अब और भी ज़्यादा तेज चलने लगी, जिस कारण हर तरफ से आवाज़ आ रही थी। इन आवाज़ों का फ़ायदा उठाकर तंश नीचे कूद जाता है। नीचे कोई सारे पत्ते पड़े थे। आवाज़ की वजह से उसके कूदने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। तंश बिजली की रफ्तार से भागते हुए लेफ्ट साइड जाता है और वहाँ मौजूद दो आदमियों को एक साथ मार देता है। पर लीडर ने तंश को देख लिया। वह अपनी राइफल को ऊपर करके तंश के पैरों पर शूट कर देता है, मगर गोली तंश को लगने से पहले ही तंश जल्दी से एक आदमी को पकड़कर अपने आगे कर देता है और गोली उसके पैर पर लग जाती है। तंश जल्दी से दूसरी तरफ भाग जाता है, मगर उसके चेहरे पर डर नजर नहीं आ रहा था। तंश ने ऐसे ही कई सारे लोगों को मार दिया। अब केवल 3 लोग बचे थे। तंश एक झाड़ी के पीछे था। उसके हाथ में एक गन थी जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी। वह उस गोली को देखते हुए उन आदमियों को एक साथ आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि तंश के अंदर एक हुनर था कि वे एक गोली से 2 लोगों को आराम से मार सकता था। तंश जैसे ही गन उन लोगों की तरफ पॉइंट करता है, अचानक हवा में एक ताश का पत्ता उड़ते हुए आया और एक आदमी के गले पर चीरते हुए गुजर गया। यह ताश का पत्ता तंश के पैरों के पास आकर गिरा। तंश उसे देखते ही अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। तंश का ध्यान पत्ते पर था। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी घड़ी की लाइट जली, जिसे लीडर उसे देख लेता है। लीडर मुस्कुराते हुए तंश की तरफ फायर करने वाला था कि अचानक तंश को एक और जोरदार झटका लगा। तंश के हाथ को पकड़कर किसी ने अपनी तरफ खींच लिया और एक तेज धारदार स्टार उठते हुए सीधा लीडर के गले पर लगा। तंश की पीठ पर पेड़ से टकरा गई थी। वह खुद को संभालते हुए अपनी गुस्से भरी नज़रों से सामने देखता है तो उसकी आंखें थोड़ी शांत हो जाती हैं, मगर वह उस इंसान की कमर को कस के पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। अमायरा का सिर तंश के सीने पर जा लगा। अमायरा के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। उसका एक हाथ इस वक्त तंश के कंधों पर था और उसके दूसरे हाथ में एक धारदार स्टार था। तंश मुस्कुराते बोला, वाइफी, तुम तो मेरी सेवियर बन गई हो। अमायरा उसे गुस्से में घूरते हुए उसकी गर्दन पर धारदार स्टार को रखते हुए कोल्ड वॉइस में बोली, क्यों तुम्हें डर नहीं है कि मैं गुस्से में इसे तुम पर भी चला सकती हूँ? इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? तंश अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अमायरा को खुद से चिपकाते बोला, ओ वाइफी, आई एम वेरी स्केयर्ड। तंश के चेहरे को अमायरा गौर से देखती है, जहाँ पर डर का नामो निशान नहीं था, पर धीरे से धारदार स्टार को तंश के गर्दन पर रख देती है। तंश अपनी पलकों को 3 से 4 बार झपकाता है। वह बहुत मासूम लग रहा था इस वक्त। अमायरा अपने दांत पीस लेती है और अभी भी तंश से बहुत गुस्सा थी। वह अपनी नज़रें दूसरी ओर करते देखती है तो अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। अमायरा उसकी तरफ जाने लगती है। यह देखकर तंश भी उनके पीछे जाने लगता है। अमायरा पीछे मुड़कर गुस्से से बोली, क्या तुम बच्चे हो जो मेरे पीछे आ रहे हो? चुपचाप यहीं पर रहो। इतना कहकर वह जाने लगती है, मगर तंश उसकी नाइटी को पकड़कर मुंह बनाते हुए बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग मेरे पैर को तोड़ना चाहते हैं। अगर मुझे अकेला पाकर मुझे अपाहिज कर दिया तो? तुम मेरे पास रहो ना, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अमायरा ने गौर से तंश को देखा। इस वक्त तंश की आंखें समुद्र की तरह एकदम नीली थीं, क्योंकि उसने लेंस गिर चुके थे। अमायरा बहुत ही गुस्से में उसकी आंखों में देखती है, जिस कारण वह धीरे धीरे हिप्नोटाइज होने लगी थी। तंश मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है, उसकी कमर पर हाथ रखकर उसके करीब कर लेता है। अमायरा के हाथ में इसका स्टार गिरकर जमीन पर गिर जाता है। तंश की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है, पर वह मुस्कुराहट बहुत ही जल्दी खतरनाक थी।
ज़्यादा ही खतरनाक थी। तंश अपनी गन को अमायरा के गाल पर रख देता है, फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन से होते हुए गन को नीचे की तरफ ले जाने लगता है। तभी उसके एकदम से अमायरा को पलट कर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा दिया और गन को सामने पॉइंट करते हुए चला दिया। दोनों आदमी एक साथ खड़े थे। पहले एक आदमी के सिर के किनारे गोली लगी और फिर वही गोली दूसरे आदमी के सिर में भी लगी और दोनों वहीं गिर गए। गन की आवाज़ सुनकर अमायरा अपने होश में आ गई और इधर उधर एकदम से देखने लगी। उसके सिर में हल्का सा दर्द हुआ, उसकी आंखें एकदम से फैल गईं और वह गुस्से से तंज को एक पेड़ से लगाते हुए अपनी नाइटी को में छुपाए खंजर को निकालकर उसके सीने पर रखकर बोली, तुमने मुझे हिप्नोटाइज किया, हाँ? तंज अमायरा को उसकी बात पूरी भी नहीं करने देता और पलट कर अमायरा के पीठ को पेड़ से लगा देता है। इस तरह घना अंधेरा था और हवा तेज चल रही थी। अमायरा के बाल उड़ रहे थे जो उसके चेहरे पे आ रहे थे। तंज अमायरा के बालों और गर्दनों को एक तरफ करते हुए अपने सर को झुकाकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो माय हॉट वाइफी। तंज की आवाज़ में कोई तो कशिश थी कि अमायरा कुछ कर नहीं पा रही थी। वह अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेती है। तभी तंश की नज़रें अमायरा की गर्दन से होते हुए उसकी नाइटी पर गई। फिर उसने खुले पैरों पर यह देखकर उसकी आंखें कठोर हो गईं। जब उसने अमायरा के खुले पैरों को देखा तब उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा, क्योंकि अमायरा ने स्लीपर्स भी नहीं पहनी थी। उसकी नाइटी काफ़ी पतली थी और उसका गला काफ़ी डीप था। तंश ने आसपास देखा तो सभी लोग मर चुके थे। तब जाकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अमायरा अपनी आंखें चढ़ाते हुए तंश को खुद से दूर धक्का देकर मुंह बनाकर बोली, अब बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? और हाँ, जो भी कहना है सिर्फ 5 मिनट में कहो। वह क्या है ना, मुझे सोने जाना है। इतना कहकर वह अपने बालों को झटका देती है और तंज की तरफ अपनी पीठ कर देती है। अमायरा जता रही थी कि वह उससे गुस्सा है। तंज भी सीरियस हो जाता है और अपनी गहरी आवाज़ में पूछता है, तुम इतनी लेट क्यों आई? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा था? अमायरा तंज की यह बात नहीं बताती कि इस्माइली ने उस लेटर के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। वह हल्का गुस्से भरी आवाज़ में बोली, मेरी मर्जी, वैसे भी तुमने तो मुझे हॉस्पिटल में जाने के लिए कह दिया था ना। अब क्यों बुलाया मुझे? क्या यहाँ भी तुम मुझे धमकी देने आई हो कि मैं इस्माइली से दूर रहूँ और उसे तुम्हारे पास भेज दूँ? इतना कहते ही वह तंज की तरफ पलटी और गुस्से में अब आके बोली, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, समझे? मुझे जो कहना है मैं कह चुकी, अब हटो मेरे सामने से, क्योंकि मुझे अजनबियों से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, खासकर तुमसे, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने भी तुमसे शादी तुमसे फंसाने के लिए ही तो की थी ना। यही कहा था ना तुम्हारे बड़े प्यारे भाई ने कि मेरी कोई मकसद है। तो अब मैं तुम्हारे उस भूतिया हवेली में बिल्कुल भी कदम नहीं रखने वाली, समझे तुम? इतना कहकर वह तंज को धक्का देकर किनारे कर देती है, मगर तंज तो हिलता भी नहीं है। यह देखकर अमायरा एक गहरी सांस भरती है और उसके किनारे से निकलकर जाने लगती है। तंज को नहीं पता था कि अमायरा इतना गुस्सा है और या गुस्सा होगी, पर अमायरा के हाथ को पकड़ लेता है और उसे खोदते हुए अपनी आगोश में लेकर बोला, कहाँ जा रही हो? और क्या कहा? मेरा घर तुम्हें भूतिया बंगला लगता है? क्यों, तुम्हें पता भी है वह कितना ज़्यादा प्रेशियस है? लोग ऐसा घर बनाने के लिए तरसते हैं और तुम्हें यह भूतिया बंगला लगता है? चुपचाप कल सुबह घर वापस आ जाना। अमायरा को हंसी आने लगी। तंश उसकी आईब्रो ऊपर कर लेता है, अपनी आईब्रो ऊपर कर लेता है तो अमायरा उसकी आंखों में देखने लगती है, मगर फिर से उसकी आंखों में खोने लगती है। इसलिए वह अपनी नज़र दूसरी तरफ मुंह बनाकर बोली, भूल जाओ कि मैं वापस आऊँगी। तुम सब ने मेरी इतनी इंसल्ट की, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से वापस आ जाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं मिस्टर तंजवर्धन जिंदल, मुझे मनाना इतना आसान नहीं है। वो सब छोड़ो और ये बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जल्दी बताओ, मुझे जाना है और मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं, समझे? मगर तंश उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तंश उसे वापस पेड़ पर सटाते हुए गंभीर आवाज़ में बोला, इफ़ यू हैव द करेज से इट अगेन वाइफी।
अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो दोबारा कहकर बताओ वाइफी। वो अमायरा के होठों को अपने अंगूठे से बहुत ही बेरहमी से रगड़ता है और तंश की आंखों में जुनून और पॉजिटिवनेस नजर आ रही थी। उसे अमायरा की बात अच्छी नहीं लग रही थी और वह उसकी कमर को और भी टाइट पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, मैंने कहा से इट अगेन। अगर हिम्मत है तो फिर से कहो कि मेरी और तुम्हारी कोई रिश्ता नहीं है। क्या मुझे याद दिलाना की ज़रूरत है कि हमारे बीच क्या रिश्ता है? अमायरा को तंश के शरीर से एक अलग ही खुशबू आ रही थी जो उसे हल्का बहका रही थी, मगर वह खुद को संभालते हुए छटपटा कर बोली, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, मुझे ऐसे हाथ मत लगाओ। तंश का दिल अब जलने लगा था। वह वहाँ अमायरा से बात करने आया था, लेकिन अब वह खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वह अमायरा को और भी ज़्यादा खुद से चिपकाते उसे गाल पर अपनी गर्म सांसों को छोड़कर अपनी उसकी गर्दन को स्मेल करता है। अमायरा उसके अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि तंश के ऐसा करने से उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे तंश से ऐसा सनकी वाली फीलिंग आ रही थी। तंश उसकी गर्दन को आसपास के एरिया में स्मेल करते हुए उसके सख्त होठों को अमायरा के कान पर रखकर जोर से बाइट करता है। अमायरा की हल्की सी आह निकल जाती है। उसकी पकड़ तंश के कॉलर पर कस गई, जिस कारण तंश के शर्ट का एक बटन टूट जाती है। तंश गहरी आवाज़ में उसके कान में बोलता है, बताओ क्या रिश्ता है हमारा? अमायरा इस बार कुछ भी नहीं कहती तो तंश खुद से दूर कर रही थी। वह तंश को खुद से दूर कर रही थी और उसका कहना कुछ ना बोलकर तंश को अंदर से जला रहा था। उसकी नीली आंखें धीरे धीरे हद से ज़्यादा पॉजेसिव होने लगी। वह अपने एक हाथ से ही अमायरा को पकड़ लेता है और उसे गोद में उठा लेता है। अमायरा उसकी अचानक की इस हरकत से हैरान थी। वह खुद को छुड़ाते बोली, क्या कर रहे हो तुम? मुझे स्माइली के पास जाना है, वह रूम में अकेले सो रही है। तंश गुस्से में था। उसने आसपास देखा पर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया तो वह आगे की तरफ बढ़ जाता है। अमायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करना क्या चाहता है। वह उसके पीठ पर मारते हुए बोली, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? तंश जवाब देता है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। तंश अमायरा को कंधे पर उठाकर जबरदस्ती ले जा रहा था और अमायरा उसे मार रही थी। तंश जिस सीक्रेट जगह से आया था उसी सीक्रेट जगह से वह अमायरा को उठा ले जाता है। कुछ देर बाद तंश एक विला में अंदर था। वह अमायरा को बड़े से स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देता है और खुद भी कूद जाता है। अमायरा एकदम से पानी के नीचे चली गई। वह किसी तरह ऊपर आ जाती है और अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है? हाँ? वह आगे बोल भी नहीं पाई क्योंकि तंश अपने दोनों हाथों को उसके चेहरे पर रखता है और नीचे झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अमायरा को आंखें एकदम बड़ी हो गई और उसकी नाइटी उसके शरीर से चिपक चुकी थी। धीरे धीरे तंश अपने हाथों को उसकी नाइटी के अंदर डालने लगा। अमायरा उसे खुद से दूर करती है पर तंश उसे फिर भी करीब कर लेता है। तंश के हाथ अमायरा के कपड़ों के अंदर थे और उसके पीठ पर गई। फिर वो उसके यूजी को हुक को खोलता है। क्या कहा था? हमारा कोई रिश्ता नहीं है? तंश धीरे से अमायरा के होठों को काटते हुए गुस्से से बोला। इतना बोलते ही वह फिर से उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। उसकी किस में उसका गुस्सा ही नहीं, उसकी जुनूनियत, सनकपन और कई सारे इमोशंस शामिल थे। अमायरा का हाथ तंश के सीने पर था और तंश उस पर हावी हो रहा था। अमायरा धीरे धीरे अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर तंश के कंधे पर रखती है और अपने पैरों को मोड़कर उसके पेट पर मार देती है। तंश उससे दूर हो गया मगर उसकी आंखें बहुत लाल थीं। अमायरा जल्दी से स्विमिंग पूल से बाहर निकलने लगी। यह देखकर तंश आगे बढ़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे लेकर ही पानी की गहराइयों में चला जाता है। उसने दोबारा अमायरा के किस कर लिया। वह दोनों काफ़ी देर तक पानी के अंदर थे। अब अमायरा का दम घुटने लगा था। पहले तो बताया गया था कि तंश को पानी से फोबिया है, लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो। तंश अमायरा को पूल के किनारे लेकर चला गया। अमायरा शॉक थी क्योंकि तंश के लिए ये आम बात नहीं थी। वो अच्छे से जानती थी कि तंश अभी भी पानी से घबराहट होती है।
तंश अमायरा को अपनी पकड़ कसते जा रहा था। उसके हाथ अमायरा की नाटी के अंदर मूव कर रहे थे, जिसे महसूस करके अमायरा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तंश का हर एक टच उसे आज भी बेचैन कर देता था। तंश के सख्त होठों से अभी भी अमायरा के गर्म होठों के अपने कब्जे में लिया वो लगातार उसे किस कर रहा था, जिस कारण अमायरा का दम घुटने लगा। अमायरा छटपटाते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। तंश को जब एहसास हुआ कि अमायरा सांस नहीं ले पा रही है, तो वो अमायरा को लेकर ऊपर आ गया। ऊपर आते ही अमायरा तेज तेज सांस लेने लगी। उसका चेहरा रेड हो चुका था। वो अपने चेहरे से पानी को पोंछते हुए गुस्से में बोली, आर यू मैड मिस्टर लाइफलाइन? अभी भी मैं मर जाती तो? तंश उसकी बात को इग्नोर करके उसके नाक से अपने नाक को टच करते हुए इम्पेशेंट होकर गंभीर आवाज़ में बोला, वाइफी टेल मी, क्या है हमारे बीच? क्या है हमारा रिश्ता? बोलो। हमारा पूरी तरह से भीगी थी। उसकी नाइटी उसके शरीर से चिपक चुकी थी। उसका गोरा जिस्म निखर कर सामने आ रहा था। उसकी नाइटी का शोल्डर्स से नीचे हो गई थी, इसलिए उसकी सॉफ्ट गर्दन के आसपास का पूरा एरिया रिवील हो रहा था। तंश उसके गर्दन को लेकर कंधे तक देखता है तो उसकी लाल आंखें और लाल होने लगी। हमारा कोई जवाब नहीं देती और तंश अपने दांतों को उसके कंधे पर गाड़ते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, आंसर मी, तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है वो मुझे क्या हक देता है? अमायरा को उसके बाइट करने से दर्द हुआ। उसकी पकड़ तंश के बालों पर कस गई और उसकी आह निकली। तंश स्टॉप, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? अमायरा उसे शांत करने के मकसद से बोली, पर तंश का कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। तंश अमायरा को कमर से पकड़ कर उसे थोड़ा ऊपर कर दे लेता है तो अमायरा खुद को संभलने के लिए अपने पैरों को तंश के कमर के आसपास मोड़ लेती है और अपने एक हाथ से कस के उसके गर्दन को पकड़ लेती है। तंश उसके होठों को दोबारा अपने होठों में फंसाते हुए गुस्से से बोला, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तब क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि मेरे तुम पर क्या हक है? और जब समुद्र के बीच उस शिप पर हम एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीब आए थे, क्या तब भी तुम्हें पता नहीं चला कि हमारा क्या रिश्ता है? तंश बोलते हुए अमायरा के नाइटी को उतारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था यहाँ आने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। ऊपर से उसका पर्सनल एरिया था। अमायरा को नहीं पता था कि तंश इतना गुस्सा होगा। वो तंश के गालों पर जैसे हाथ रखती है, तंश दोबारा उसे पानी के अंदर लेकर चला गया। पानी के अंदर ही वो अमायरा के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगा, फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगा। पूल के अंदर का माहौल इंटेंस हो चुका था। अमायरा और तंश के अंदर के जज्बात बहक रहे थे। वही विला के बाहर एक कार आके रुकी। ड्राइविंग सीट पर हर्ष बाहर आया। वो पैसेंजर सीट की तरफ जाता उससे पहले पैसेंजर सीट का डोर ओपन हुआ और स्माइली खुद कार बाहर निकल आई। उसकी आंखें एकदम लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोई हो। वह अपने पैरों से पहने स्लीपर को एक एक करके वहीं पर फेंक देती है। फिर उसने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोली, इचमेली की कूल मम्मा को डैडी नंबर 4 कैसे उठाकर ला सकते हैं? उन्हें कूल मम्मा को कितना ज़्यादा डांटा था। अब मैं आ गई हूँ बचाने। कूल मम्मा आप चिंता मत करिएगा, इस्माइली आपको बचा लेगी। इतना कहते ही वह अपनी कमर पर हाथ रखकर आसपास देखने लगी। उसके पीछे हर्ष खड़ा था। हर्ष ने इस वक्त ब्लैक कलर की पैंट और वाइट शर्ट पहनी थी। वह एकदम स्ट्रेट खड़ा था। उसके बाल सलीके से कटे हुए थे और छोटे छोटे थे। उसने पैरों में चमड़े के बूट पहने थे। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वे एक आर्मी ऑफिसर है, क्योंकि उसका एटीट्यूड और अंदाज सब कुछ वैसे ही था, मगर उसका ऑरा बहुत अलग था और डरावना था। हर्ष अपने पॉकेट के जेब में हाथ डालकर स्माइली से पीछे पीछे जा रहा था। उसने जब स्माइली को एक जगह खड़ा देखा तो उसके पीछे खड़े होते गंभीर स्वर में बोला, बच्चों को इतनी रात को जागना नहीं चाहिए, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। स्माइली पीछे मुड़ी और उसने हाथ को बांधते हुए गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं। स्माइली को बच्चा समझ कल आप लोग स्माइली की कुल मम्मा को परेशान नहीं कर सकते। स्माइली दादू की शिकायत करेगी कि वह आप लोगों को अपने चाबुक से मारेंगे। स्माइली की गाल गुस्से से फूले हुए थे। हर्ष पहली बार उसे इतने गौर से देख रहा था। वो
वह थोड़ा सा हैरान था। उसे हॉस्पिटल की याद आ गई जब अमायरा बिल्कुल ऐसे ही मुंह बनाते हुए उसे देख रही थी और उसके भी गाल ऐसे ही गुस्से से फूले हुए थे। वह जल्दी अपने दिमाग से ये बात निकालते हुए सख्त आवाज़ में बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर वह स्माइली को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, दो ऑप्शन देता हूँ मैं तुम्हें, या तो अभी चलकर सो जाओ या फिर मैं तुम्हें आर्मी कैंट भेज दूंगा और तुम हमेशा वहीं रहोगी जैसे शिमला में थी। तुम्हारे कारण इतनी रात को मुझे रायचंद विला में चोरों की तरह घुसना पड़ा और तुम्हें वापस लाना पड़ा। क्या तुम्हें पता भी है, अगर लोगों को यह पता लग गया कि मेरी इमेज कितनी ज़्यादा खराब हो सकती है। स्माइली मुंह बना लेती है क्योंकि जब वह जागी थी तो अमायरा को कहीं ना पाकर वो रोने लगी, पर वहीं पर अमायरा का फ़ोन रखा था। स्माइली को उसका लॉक पता था, इसलिए उसने हर्ष का कॉल करके बुला लिया था और उसे धमकी दिया था कि अगर वह नहीं आए तो वह हंगामा मचा देगी और सबको बताएगी जब वह शिमला में थे तब हर्ष का 2 लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था। जान मजबूरन हर्ष को अपना सारा काम छोड़कर आना पड़ा। स्माइली भागते हुए विला के अंदर आती है और आसपास देखते हुए अमायरा को पुकारती है, कूल मम्मा, कूल मम्मा। वह कई बार अमायरा को आवाज़ लगाती है पर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। हर्ष इरिटेट होकर बोला, ये दोनों सो गए होंगे। उनसे इतना कहा था कि स्माइली सोफे पर जाकर पलटी मारकर बैठ गई। फोड़ उसने अमायरा का फ़ोन लिया और एक नंबर डायल करके फ़ोन को अपने कान पे लगा दिया। हर्ष की क्यूरियसी थी कि किसे कॉल लगा रही है। दूसरी तरफ से कॉल जैसे ही कनेक्ट हुआ, स्माइली जोर से रोते हुए बोली, दादू। उसके इस तरह रोने से दूसरी तरफ से मिस्टर जिंदल परेशान होकर बोले, क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया। स्माइली रो रही थी पर उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। वह और जोर से रोते हुए बोली, कुल मम्मा का किडनैप कर लिया और स्माइली को भी। कुल मम्मा बेहोश हो गई और अब स्माइली को डर लग रहा है। स्माइली के पास मम्मा का फ़ोन है, इसलिए आपको कॉल किया। दादू आप जाइए और चाबुक भी ले आइए, और ये बैड बॉय बहुत बुले हैं आप। हाँ हाँ दादू, हेल्प हेल्प। दूसरी तरफ से मिस्टर जिंदल घबराते हुए स्माइली की आवाज़ लगाते हैं, मगर स्माइली फ़ोन को खुद से दूर करके कॉल कट कर देती है और फिर एकदम चुप होकर हमारे के फ़ोन में कुछ करने लगी। हर्ष हैरान होकर एक ड्रामेबाज लड़की को देख रहा था। स्माइली के हाथ में हर्ष का भी फ़ोन था। वो हर्ष के फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है ताकि मिस्टर जिंदल कॉल ना करें। दूसरी तरफ मिस्टर जिंदल घबरा गए। वे हर्ष को कॉल करते हैं मगर हर्ष का कॉल स्विच ऑफ बता रहा था। जय का भी कॉल नहीं लग रहा था और न ही तनिष्क का लग रहा था। मिस्टर जिंदल गुस्से में ही अकेले विला से निकल गए। उन्होंने अपने आर्मी के एक दोस्त को कॉल करके हमारे के फ़ोन का लोकेशन पता करने के लिए कह दिया था। तंश शर्टलेस था, उसके सिक्स पैक्स एब्स साफ साफ नज़र आ रहे थे। वो अमायरा को देख रहा था जिसके हाथ बंधे हुए थे। अमायरा बेड पर लेटी थी और उसके जिस्म पर कपड़े के नाम पर केवल एक सफ़ेद चादर थी। तंश पैंट में अमायरा के सामने खड़ा था। तंश बगल में रखे वाइन के बोतल को उठा लेता है और उसे एक ढक्कन का खोला और धीरे धीरे अमायरा की तरफ झुकते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, वाइफी, क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? क्या रिश्ता है हमारा, ये मुझे तुम्हें मुंह से सुनना है। कहते हुए वह अपने दूसरे हाथ से अमायरा के होठों को मसलता है। अमायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर जोर से तंश के अंगूठे को अपने दांतों में बीच दबाकर काट लेती है। उसने देखा तंश के चेहरे पे कोई भाव नहीं था तो वह और जोर से उसके अंगूठे को काट लेती है, मगर तंश ने कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह डेविल स्माइल करके बोला, ओह वाइफी, तुम्हारी हाइट तो रैबिट जितनी भी नहीं है और तुम अपने रैबिट जैसे दांतों से मेरे हाथ को कुतरने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हें मुझे नहीं बताया तो आज मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। वैसे मैं एक बात बताना भूल गया कि मैंने तुम्हारे लिए कॉम्प्लेन मंगाया है ताकि तुम अपनी हाइट बढ़ा सको और मेरे साथ खड़े होकर वे बेबी गर्ल ना लगो, वरना क्या पता लोग तुम्हें मेरी बच्ची समझ लें। अमायरा गुस्से से बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो तंश लस्टी टोन में बोला, हाँ तुम बच्ची नहीं हो,
ये जब हम इंटीमेट हुए थे ना, तभी मुझे पता चल गया था। अमारा के गाल शर्म से लाल हो गए, मगर वो इस बार आग बबूला होकर बोली, लस्टी मॉन्स्टर, लस्टी मॉन्स्टर, कहीं से मुझे ये लेटर पढ़कर आना ही नहीं चाहिए था। और क्या लिखा था तुमने उस लेटर में? इट्स अर्जेंट, एक सीक्रेट बताना है तुम्हें मुझे, सीक्रेट माय फुट, और मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, ना तुम्हें माफ़ करने वाली हूँ, समझे तुम? तर्श अपनी आंखें छोटी कर लेता है, पर वह हार मानने वाला नहीं था। वह जैसे ही अमायरा के चादर को पकड़ के खींच नीचे करता है, अमायरा गुस्से से बोली, खबरदार अगर कुछ किया तो। वह अपने हाथ को छुड़ाने लगती है, पर तभी तर्श धीरे धीरे उसके चादर को नीचे करते हुए वाइन की बोतल में थोड़ा थोड़ा रेड वाइन करते हुए शरीर पर डालने लगता है, और वाइन ने जैसे अमायरा की बॉडी को छुआ, अमायरा सिहर उठी। वह अपने होठों को दबाते हुए बोली, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते, समझे? तर्श अमायरा की गर्दन के नीचे वाले एरिए की वाइन को टेस्ट करते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, पर अभी तो मुझे कुछ और चाहिए। चलो मैं तुम्हारी नाराज़गी को दूर करता हूँ। मैं रात भर बहुत मेहनत करूँगा और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक बच्चे गिफ्ट में दूंगा। क्या यह कैसा आइडिया है? पर वह अपने होठों को अपनी जीभ पर सक करता है। वह बिल्कुल एक शिकारी की तरह लग रहा था। हमारा तो शौक थी, वह नाराज़ भी थी, और तंश है कि उसका फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहा था। तंश डेविल स्माइल करके आगे बोला, वैसे मैं शुरू कहाँ से करूँ, नीचे से या ऊपर से? हमारा अपने दांत पीस लेती है। अचानक उसे एहसास हुआ उसके हाथ खुल गए हैं, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वह एकदम अपने हाथों को खोलकर खुद को ज़्यादा करते हुए खड़ी हो गई। आज़ाद करते हुए उसने एकदम से तंश के बेड पर पलट दिया। उसके ऊपर बैठते हुए तंश के हाथ को अपने पीठ से लगाते हुए गुस्से से बोली, क्या कर रहे थे? मेरा फ़ायदा उठाओगे मिस्टर तंशवर्धन जिंदल? तुम्हें पहले मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हॉस्पिटल में मेरी बेइज्जती करने की? मैं तुम्हें तब तक माफ़ नहीं करूँगी और तब तक कुछ नहीं करने दूँगी जब तक तुम माफ़ी नहीं मांग लेते, और माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, समझे तुम? उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तंश अपनी गर्दन टेढ़ी करके अमायरा को लस्टी नजरों से देखते बोला, तो मुझे क्या करना होगा? अमायरा कुछ सोचती है, उसकी आंखों में एक डेविल चमक थी। वह हल्का सा झुकते हुए तंश के गाल पर अपनी एक उंगली फिराते हुए इसके कान में काटते हुए बोली, मिस्टर लाइफलाइन, तुम जिम में इतना वर्कआउट करते हो, अपनी बॉडी को कितना मेंटेन रखते हो, तो थोड़ा तो इसका इस्तेमाल करो। मुझे लगता है जब तुम डांस करोगे तो तुम्हारी बॉडी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, बट तुम्हें अकेले नहीं करना है। तुम्हें अपने प्यारे बिग ब्रो को बुलाकर उसके साथ एक रोमांटिक डांस करना है। उन्होंने भी मेरी बेइज्जती की थी। आखिरकार उन्हें भी पता चलना चाहिए कि वे इतनी आसानी से बचकर नहीं निकल सकते। अमायरा के होठों पर डेविल स्माइल थी, जबकि तंश उसे पूरी तरह से घूट रहा था। वह अचानक तंश पूछता है, पर मुझे क्या मिलेगा रिवॉर्ड में? हमारा आईब्रो ऊपर करके आश्चर्य से बोलती है, ओह, तो तुम यहाँ डांस करोगे? मुझे भी देखना है तुम रोमांटिक डांस करते हुए कैसे लगते हो। वैसे चाहो तो पोल डांस भी कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तंश गुस्सा नहीं हुआ। वो अमायरा के ऊपर से नीचे तक इंटेंस नज़रों से देखते हुए गहरी आवाज़ में बोला, इस चादर को अपने शरीर से हटाकर मेरे पास आओ। मैं लिसनिंग, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।